तो हो गलो शुरुआत। ठीक करिए भैया वेबसाइट जो आज हम सब चूंकि कल हम लोगों ने टेस्ट लगाया था बिहार पुलिस का और आज लगाया था हम लोगों ने बिहार दरोगा का। ये है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक 2010 वाला क्वेश्चन जो सेट मारा था उसमें जो नंबर भी बता देता हूँ। हम 5 आदमी टेस्ट दिए थे जिसमें से कि एक है सूरज लड़का था जिसका 29 नंबर आया था, अभी शुरुआत ही किया है। एक अमित है 37 नंबर आया था उसका, बिहार पुलिस का है ये, ठीक है। नौसाद है एक, उसका 37 नंबर आया था, नौसाद ये है। और एक अजीत है जो अभी बैठा हुआ था बाहर गया, उसका आया है 41। और सौरभ यानी मेरा 61 नंबर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत ही किया है। तो आप सब भी अगर तैयारी करते हो बिहार दरोगा बिहार पुलिस का तो जुड़ सकते हो हम लोगों के साथ। आज हम सब दरोगा के सेट लगाए थे, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन बैंक लगाया जो पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में क्वेश्चन। तो उसका जो रिजल्ट इस प्रकार का है कि सूरज का नंबर, सूरज आया नहीं था आज। अमित आया था उसका नंबर 34। नौसाद आया था उसका नंबर 32 था, मतलब ऐसा वाला सिलेबस सेट में। और अजीत का 30 क्वेश्चन सही हुआ था, मतलब 30 क्वेश्चन सही हुआ था उसका। और मेरा 56 हुआ था, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स था तो वो 20 वाला था इसलिए बना नहीं था। बाकी तो 65 से 70 कुछ में रहता है नंबर, तो 70 से कम रहने पर तो रिजल्ट वैसे भी नहीं होगा। तो आप सब जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ और सेट मारते हो तो नंबर भी कंपेयर करते हैं क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सब बिहार पुलिस जो सेट मारे थे क्वेश्चन बैंक का 2010 का, उसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में अस्थायी शक्तिशाली सेना रखता था, लगभग 4,75,000। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में अस्थायी शक्तिशाली सेना रखता था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के ऊपर काफी ध्यान दिया था और यह एकमात्र शासन था उस टाइम में जो सेना को नगद वेतन मतलब कैश वेतन देते थे, और काफी उनको वेतन बढ़ा भी दिया था और काफी भरोसा करते थे सेना के। सेनाओं को काफी हर एक मतलब लगभग हर एक सुविधा दिया करता था ये, इसलिए इतना मतलब सफल भी रहा अपने जीवन में। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान भी था। यह भी पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है। वह राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला भी प्रथम सुल्तान था, मतलब राजपूतों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था अलाउद्दीन खिलजी का। इसलिए था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना के ऊपर खूब खर्चा करते थे। आज के टाइम में भी देख लो कि अमेरिका का सेना काफी मजबूत माना जाता है। अपन इंडिया का भी नंबर 3 पे आते हैं हम लोग सेना में, तो हमारा इंडिया भी काफी खर्चा कर रहा है सेनाओं के ऊपर, तो इसलिए हम लोग मजबूत तौर पे खड़े हैं। तो जिस देश का सेना मजबूत है तो उसका सब ठीक है, ये समझ लो। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की थी, याद रखना एक प्रथा का नाम है इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था किसने? इल्तुतमिश ने किया था। दीवान ए अर्ज यानी आरिज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। आप सब कमेंट कीजिए कि नवरोज प्रथा की शुरुआत किसने किया था। चालुक्य वंश की राजधानी वतापी थी। यहाँ कंफ्यूजन हो गया था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वतापी थी। चालुक्य वंश की राजधानी वतापी। चालुक्य वंश की 4 शाखाएं थी, प्राचीनतम चालुक्य, वेगी के चालुक्य, सोलांकी के चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। मैं फिर से पढ़ता हूं कि चालुक्य वंश की राजधानी वतापी थी। चालुक्य वंश की 4 शाखाएं थी, एक प्राचीनतम चालुक्य वंश, दूसरा वेगी के चालुक्य, तीसरा सोलंकी चालुक्य और चौथा कल्याणी चालुक्य, ठीक है। राजधानी था प्राचीनतम चालुक्य वंश का वतापी। जो प्राचीनतम चालुक्य वंश था उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वतापी। वेगी के चालुक्य की राजधानी बदामी नहीं, बेंगी, ठीक है। सोलंकी चालुक्य की राजधानी अनहिलवार और कल्याणी चालुक्य की राजधानी कल्याण, ठीक। मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश के 4 शाखाएं थी, उन 4 शाखाओं की राजधानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राचीनतम चालुक्य वंश की राजधानी वतापी था, बेंगी की राजधानी बेंगी था, ठीक है। सोलंकी चालुक्य की राजधानी अनहिलवार था और कल्याणी चालुक्य की राजधानी कल्याण था, ठीक है। शासक उतना डीप नहीं पूछेगा। मान्यखेत
राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, ठीक है। मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, जिन्होंने एलोरा बनवाया था, ठीक है। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कांची मैदान में कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन आज आया था दरोगा वाले सेट में, हम लोगों ने मारा था। तो आज ये भी सही किया था अपना आंसर, मैंने भी यही मारा था। कन्नौज जो है वो हर्ष की राजधानी थी, ठीक है। हर्ष की राजधानी था कन्नौज। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार करके संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवण बेलगोला गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर संलेखन द्वारा, कल बताया संलेखन का मतलब होता है कि अन्न को त्याग देना, है ना। संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, महान सम्राट में से एक, जिन्होंने सिकंदर को हराया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। भद्रबाहु, याद रखना कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र में क्या मिलता है? तो जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के बारे में लिखा गया है। आप तो कमेंट कीजिए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, और अंतिम तीर्थंकर का नाम भी बताएंगे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। जहां तक मुझे पता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो क्या नाम है इसका, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नहीं, बृहद्रथ था, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ था अंतिम शासक मौर्य वंश का। इलाहाबाद कुंवर सिंह सुमेलित नहीं है। यह 57 की क्रांति से था क्वेश्चन कि सुमेलित कीजिए कि कहां से किसने भागदौड़ संभाली थी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली ने 57 के विद्रोह का अपने हाथों में भागदौड़ संभाला था। झांसी में पता रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, कानपुर में नाना साहब ने किया था, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि लक्ष्मीबाई किसके पुत्र थे? तो लक्ष्मीबाई की दत्तक पुत्र दामोदर राव थे, ठीक। नहीं, सॉरी, लक्ष्मीबाई के पुत्र के नाम थे दामोदर राव। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक। नेक्स्ट है कि ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका संघ का प्रसिद्ध पर्वत है। पूछा गया था कि ड्रेकन्सबर्ग किस देश की पर्वत श्रृंखला है? तो दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी थबाना नतेलयान है। इसकी सर्वोच्च चोटी थबाना नतेलयान है। थबाना नतेलयान की ऊंचाई 3482 मीटर है, ठीक है। एटलस पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। एटलस पर्वत भी कहां पर है? अफ्रीका में है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहां पर है? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। और ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अधिकतर भारतीय समूह, जो भारतीय हैं अधिकतर, वो कॉकेशियन समूह में आते हैं। अधिकतर भारतीय समूह कॉकेशियन समूह के अंतर्गत आते हैं। भारत की आबादी जो है वो मिश्रित समूह के हैं, ठीक है। भारत की आबादी कैसी है? मिश्रित समूह के हैं। नीग्रोयार्ड समूह दक्षिण भारत में अधिक है। तिब्बती चीनी समूह पूर्वोत्तर भारत में अधिक है। काकेशियन यानी श्वेत प्रजाति समूह को नॉर्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्य सागरीय में बांटा जा सकता है, ठीक है। काकेशियन समूह के रंग श्वेत से गेहुमा जैसा भी होता है। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। आज इससे सवाल आया था, कर्क रेखा निम्नलिखित, मतलब दरोगा वाले सेट में सवाल था कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन भी दिया हुआ था, इसके तहत जो ऑप्शन टिक करना था, तो हम लोगों ने इसका शायद आंसर सही किया था, क्योंकि पता है ना कि 8 पूरे मध्य से जाता है, पूरे मध्य, गुजरात को लेता है, मध्य प्रदेश को लेता है, उसके बाद जो है वो झारखंड, बिहार नहीं लेता, झारखंड लेता है, मध्य प्रदेश लेता है, उसके बाद त्रिपुरा लेता है, शायद मणिपुर भी लेता है। तो इस प्रकार से कुल 8 जो है वो, इसका कोई ट्रिक था ना, मित्र पर गमछा झार, मुझे लगता है यही ट्रिक था। मिजोरम, त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद र से हो गया राजस्थान, उसके बाद एम से हो गया मध्य प्रदेश,
फिर यहाँ आया था मणिपुर, फिर झ आया था गमछा झार, तो झ से आ गया क्या नाम है इसका झारखंड, र से आ गया रा से राजस्थान। तो ये कुल मिला के 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरता है। तो एक क्वेश्चन ये नहीं है कि कर्क रेखा कहाँ है, क्वेश्चन ये है कि कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के एरिया को जो है हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, कर्क और मकर रेखा के बीच के श्वेत को क्या कहते हैं? श्वेत नाम क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। फिर से सुनो, दोनों क्वेश्चन भी आया है। उत्तरी नहीं, दक्षिणी पढ़ा था मैंने। उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में अगर 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री जो अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं हम लोग उसको? उष्णकटिबंध। ये सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर 2010 में आया हुआ है, जिसका हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंध में सबसे अधिक जो है वो गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होती है। यानी उष्णकटिबंधीय इलाका में जो है वो गर्मी अधिक होती है और वर्षाएं होती हैं। उष्णकटिबंध में सबसे अधिक जैविक विविधता भी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय इलाका में सबसे अधिक जो है वो जैविक विविधता भी पाई जाती है। उष्णकटिबंध की लकड़ी कठोर होती है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी होती है। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण अभिवहन है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया हम लोगों से, कल पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या होता है? अभिवहन होता है। उष्मा के क्षैतिज संचरण को अभिवहन कहते हैं। उष्मा के, याद रखना है कि उष्मा के क्षैतिज संचरण को, किसको? उष्मा के क्षैतिज संचरण को अभिवहन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उष्मा के संचरण हेतु तापांतर आवश्यक नहीं है। इस प्रक्रिया में पदार्थों के अणु क्षैतिज संपर्क विधि द्वारा एक दूसरे को उष्मा प्रदान करता है, जिससे पूरा पदार्थ गर्म होता है। उष्मा के उदग्र संचरण को विकिरण कहा जाता है, जिसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की उष्मा प्राप्त करता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। ये सवाल पूछ सकता है कि वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होती है? तो संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वतों की दर्रे का सही क्रम है। पहले आता है चार्डिंग, फिर आता है सिप्की, उसके बाद आता है मूलिंग। ये 3 लगातार है। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला में जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, तब जो दर्रे जो वो लगातार जो 3 है, मतलब क्रमानुसार जो है वो पहले उसमें है चार्डिंग, ठीक है, उसके बाद है सिप्की, उसके बाद है मूलिंग। हिमालय पर्वतमाला काराकोरम श्रेणी से पटकाई की पहाड़ी तक फैली हुई है। लगभग 2400 किलोमीटर की में फैला हुआ है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, हिमालय पर्वतमाला काराकोरम श्रेणी से पटकाई की पहाड़ी तक लगभग 2400 किलोमीटर फैला हुआ है। कोई बात नहीं, लगभग है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है सिपकिला दर्रा? हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम जम्मू कश्मीर में। तुजू दर्रा मणिपुर में। दीफू दर्रा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर से पढ़ता हूँ, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम है सोन नदी। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि गंगा नदी की सहायक नदियों में से जो नदियां हैं, उनमें से एक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, वो सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सोन नदी लगभग कितनी किलोमीटर प्रवाहित होती है? 784 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बिल्कुल। नर्मदा नदी का उद्गम भी सोन नदी के उद्गम स्थल के समीप ही है। किसका? नर्मदा का। चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां
दक्षिण की ओर बहती है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, चंबल नदी दक्षिण की ओर बहती है, बेतवा भी दक्षिण की ओर बहती है, केन नदी भी कहाँ की ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन नदी कहाँ की किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर जो है बहती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी बिहार का शोक है, जो गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल बाजरा है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल क्या है? बाजरा है। बाजरा एक मोटा अनाज है जिसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि भारत में शुष्क खेती जहाँ पे कम वर्षा होता हो, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल जो है वो बाजरा है। बाजरा एक मोटा अनाज के अंतर्गत आते हैं और जिनका भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है राजस्थान करते हैं। गन्ना और गेहूं भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि गन्ना उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, और इसीलिए जो हम लोग यूपी को क्या कहते हैं? चीनी के कटोरा। ठीक है, भारत में गेहूं की सबसे अधिक उत्पादकता पंजाब में है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। धान यानी चावल सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ है, मतलब भारत में हम सब सबसे अधिक चावल खाना पसंद करते हैं, इसलिए धान जो है, चावल जो है भारत का मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य मतलब खाने। सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल चावल। ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदी समूह का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। सवाल ये था कि निम्न नदियों के समूह में से किन नदी समूह का उद्गमन एक ही जगह से हुआ है? मतलब कहाँ है? मानसरोवर झील से हुआ है। क्वेश्चन ये था, इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ब्रह्मपुत्र। निकलता है कहाँ से? मानसरोवर झील से। सतलज भी निकलता है वहीं के आसपास से, और सिंधु भी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का जो उद्गम कहाँ पर है? मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित हिमानी से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबा हिमनद से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल, कहाँ से? राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकलती है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। वैसे ऐसा पूछेगा कि भारत में सबसे लंबा नदी गंगा, लेकिन भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। मतलब तिब्बत से होकर आता है यह। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे हुए पर्वत श्रेणियों का सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, मतलब बिहार से सवाल था ये क्वेश्चन कि उत्तर से कहाँ रहे? उत्तर से कहाँ? दक्षिण। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वतों की जो श्रेणी है उसी प्रकार से पहले आता है सोन पर्वत श्रेणी, उसके बाद आता है कैमूर पर्वत श्रेणी, उसके बाद आता है रायगढ़ पर्वत श्रेणी। यानी उत्तर से दक्षिण अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आएगा सोन पर्वत श्रेणी, उसके बाद आएगा कैमूर, पहले सोन फिर कैमूर, उसके बाद आएगा रायगढ़, सॉरी रामगढ़, रायगढ़ नहीं रामगढ़। मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्या है अजीत इसका आंसर कि सोन पर्वत श्रेणी पहले आएगा अगर हम उत्तर से दक्षिण को जाते हैं तो उसके बाद क्या आएगा? कैमूर, उसके बाद रामगढ़ आएगा। कैमूर पठार यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है। कैमूर पठार यमुना और सोन नदी के मध्य में जो है वो जल द्विभाजक, इसका मतलब है जो यमुना नदी के जल है उसको दो भागों में बांट देता है ये पर्वत कैमूर पठार। पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम क्रम देखें बिहार में तो उसके पहले क्रम से जयंतिया, खासी और गारो है। ये पूरे बिहार में है या भारत में पता नहीं। पूरब से पश्चिम की ओर पहाड़ी क्रम जो है वो जयंतिया, खासी और गारो। उत्तर से दक्षिण पहाड़ी का क्रम है पटकाई, नागा और लुसाई। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना होगा क्योंकि ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी जल्दी समझ में नहीं आता है तो उसको ध्यान से देखना होगा एक बार डिटेल में। भारत का
एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे समुद्र से 200 समुद्री मील तक है। यानी मान लो किसी देश का सीमा जो है वो तटीय से जुड़ा हुआ, मतलब समुद्र से लगा हुआ है, तो जहां उसका मतलब भूभाग है वहां से लेकर के 200 समुद्री मील तक का जो इलाका है वो समुद्र पूरा मतलब उस देश का होगा। उसी प्रकार से अपने इंडिया का है कि जहां से इंडिया का मतलब स्थल भाग है वहां से 200 मील तक की जो डिस्टेंस है ना, समुद्री मील, वहां तक हम लोगों का क्या है वो समुद्र पूरा, हिंद महासागर। नेक्स्ट है कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र किसी देश का समुद्री प्रक्षेत्र है जिस क्षेत्र में उस देश का एकाधिकार होता है। उस समुद्री क्षेत्र से प्राप्त संपादक पर उस देश का अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अधीन है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अधीन आता है। राष्ट्रीय मार्गों में से कोलकाता से लेकर, जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें बात कर रहा हूं कि कलकत्ता से लेकर हजीरा सबसे अधिक लंबा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय मार्गों में से कोलकाता से हजीरा सबसे अधिक लंबा है, लगभग 1949 किलोमीटर। आप तो कमेंट कीजिए कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और वह कहां से कहां है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। मैं उसका जो है वो पहले जो उसका नाम था वो उसका नाम था NH7। आप सब बताइए कि उसका नाम बदलकर क्या हो गया है और यह कहां से लेकर कहां तक की रूट को जोड़ता है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, कौन सा विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट है ना ये, हाँ, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, यदि पता ही होगा, 2.42% है। भारत का एरिया पूरे विश्व में, भारत का एरिया पूरे विश्व में कितना है, 2.42% है। और हम जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में इंडिया नंबर 2 पे आता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार से भारत जो है वो 7वें नंबर का है। जो आज का जो दुर्गा का सेट हम लोगों ने लगाया था उसमें आया था। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो लगभग 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम है 2933 मतलब 2,933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल भी याद रखना है, भारत का कुल क्षेत्रफल संख्या में जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर से पढ़ता हूँ, भारत का क्षेत्रफल कुल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है 12। मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, 12 है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं कुल, 36 द्वीप हैं। उनमें से 12 द्वीप हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। अभी भी पॉइंट ये है कि लक्षद्वीप के केवल 10 द्वीप पर ही इंसान निवास करते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑन ट्रेड द्वीप है। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है, याद रखना। एक पिट्टी द्वीप है जो लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है। इस द्वीप पर इंसान तो नहीं रहते हैं लेकिन वहां पर एक क्या है, पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। ठीक है, श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। मैं फिर से पढ़ता हूं, जहां से रॉकेट प्रक्षेपण होता है श्रीहरिकोटा केंद्र जो है वहां से, वो जो श्रीहरिकोटा है, और क्या नाम है इसका, ट्रिंकेट जो है वो द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। एलिफेंटा गुफा अरब सागर में है। कहाँ पे है एलिफेंटा गुफा, अरब सागर में। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है, अरब सागर में, जहां राष्ट्रकूट कलाकृतियां बनाई गई हैं। भटकल द्वीप कर्नाटक के तट पर स्थित है।
कौन सा द्वीप? भटकल। भटकल द्वीप जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक के तट पर स्थित है। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अरावली मृत पर्वत के रूप में जानी जाती है, जो काफी लंबा राजस्थान से संबंध रखते हैं। ठीक है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी यानी अरावली पर्वत से भी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ मतलब राजस्थान का जो हिस्सा है ना कच्छ, वहां वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी नमकीन नदी है। कैसा है? नमकीन है। बांडी, सुकरी, मिठरी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? लूनी की सहायक नदियां। कौन कौन? बांडी, सुकरी, मिठरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, लेकिन याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर की तुलना में मनु भी नहीं थे। उनकी तुलना कोई कर ही नहीं सकते थे उस टाइम, और आज भी शायद नहीं कर सकेंगे कोई। याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर अद्वितीय थे। उनके जैसा उन टाइम में ना तो कोई था न है, आगे रहेगा क्या पता नहीं, लेकिन अभी तक तो कोई उसकी तुलना में नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं। ऐसे मतलब उपमा दी गई है क्योंकि उस मतलब ये उपमा जो होता है ना वो, क्योंकि मनु ने भी एक लिखा हुआ है अपना एक संविधान, लेकिन उसका संविधान बहुत गलत है। उसमें जाति प्रथा के बारे में काफी डीप में चर्चा किया गया है। मतलब जाति प्रथा, देखो जिस देश में जाति प्रथा है या भेदभाव निषेध चल रहा है वो देश कभी ग्रो नहीं कर सकता, कभी सुधार नहीं बन सकता। के पीछे की वजह है हमारे देश में हजारों जातियां होना, एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से हम सब अभी भी पीछे चल रहे हैं। अगर मान लो जाति प्रथा नहीं होता तो शायद हम पूरे विश्व में आगे होते। इकोनॉमी की लेवल पर भी हर एक फील्ड में हम आगे नहीं है। इसके पीछे के वजह जाति व्यवस्था है। आप सबको क्या लगता है कमेंट कीजिए और विचार कीजिए इस बिंदु पर, क्या इंडिया में जाति व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग आज 56 यानी 56 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज हम सब यहीं पे इसको रखने देंगे, क्योंकि उसके बाद टेस्ट मारा था ना आज, तो उसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करना है कुछ और। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते थे। मनु भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। मनु हिंदू कानून यानी मनुस्मृति के लेखक हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद 1776 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद 1776 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। संविधान निर्माता से संविधान अनेक समिति बनाई गई थी। इसमें 29 अगस्त 47 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। प्रारूप समिति के कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इस कारण इन्हें संविधान के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की तुलना मनु से की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुलना नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई भी इंसान किसी की तरह हो ही नहीं सकता। उसका विचार, उसका व्यक्ति, बोलने का तरीका, रहन सहन, बड़ी चीज डिफरेंट होता है। कभी भी किसी का तुलना मत करना चाहिए, कोई भी फील्ड हो। इससे कोई मतलब ही नहीं है। तुलना करना बहुत गलत बात है। तुलना करना है तो नॉलेज में करो कि हाँ इसके पास इतना नॉलेज था, ये ठीक है, लेकिन तुलना इसके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत फर्क है दोनों में। अम्बेडकर के देख के मतलब संविधान देखिए, उन्होंने जो लिखा है, जो अभी चल रहा है, मनुस्मृति पढ़ के जाकर देखो, बहुत फर्क है दोनों में। तो आज हम लोग यही रहने देते हैं। ठीक है, बंद कर।